Hello everyone. Today I will talk on a very important topic, that is seed production or the vegetable seed production under the protected condition. Firstly, I will tell you कि why seed production is important. Seed production की importance क्या है हमारे इस world में, क्यों हमें एक quality seed चाहिए. तो सबसे पहले बात करूँगी फूड सिक्योरिटी की. जैसे कि इंडिया में अगर बात की जाए फूड सिक्योरिटी की, तो फूड के रिगार्डिंग जो इंडियन प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द चाइना प्रोडक्शन. एज सीड हमारा एक प्राइमरी सोर्स है फूड का, इसलिए हाई क्वालिटी सीड जो है वो इंश्योर करता है बेटर क्रॉप यील्ड, जिसकी वजह से हमें फूड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट होती है. दूसरा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए सीड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई भी नया ट्रीट है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस है या फिर आप कह सकते हैं ड्राउट टॉलरेंस, जिसे कि हम सूखा कहते हैं, एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, जो कि आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन का, क्योंकि हमें इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है. तो एक क्वालिटी सीड की का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल का आफ्टर चाइना, और जो डिमांड है वेजिटेबल्स की वो लगभग 2020 में 225 मिलियन टन थी, जबकि अगर 2030 की बात की जाए तो इंडिया की जो वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन होगी वो लगभग 350 मिलियन टन रहेगी. तो इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन करना, जिससे कि हमारे फार्मर्स क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वेराइटीज़ को इस तरह से डेवलप करें कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो फार्मिंग का है वो कम से कम हो. देन large quantity of quality seed of vegetable crops will be required to achieve the demand of vegetables. Yes, इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए क्वालिटी सीड का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑल्दो जो इंडिया में सीड की क्रॉप सीड की जो फ्रैक्शन है वो लो है एज़ कम्पेयर टू हमारी इनपुट्स, यानी कि हम वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए इनपुट यानी कि सीड, फर्टिलाइजर्स और मैनी अदर एस्पेक्ट्स जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं सीड के टाइम, सीड सोइंग के टाइम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. बट जो हमें अवेलेबिलिटी है क्वालिटी सीड की वो कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्शन और द प्रोडक्टिविटी. सो लिमिटिंग फैक्टर जो सीड के लिए हैं वो हैं बायोटिक और बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर में मैं बात करूंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, डिजीज़ की और बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंजाइज, पैथोजेंस की, जो कि डिजीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, डिजीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एक क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं. देन एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि एबायोटिक स्ट्रेसेस जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड स्ट्रेसेस रहते हैं, उनकी वजह से भी जो क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन है वो भी कम है. सो सीड की मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कम हो रही है क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सीड की लो सीड और एक अनहेल्दी सीड की प्रोडक्शन के लिए. सो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम सीड प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं. इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कि सीड प्रोडक्शन अगर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर की जाए तो हम एक क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक जो सीड की अवेलेबिलिटी होगी वो भी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. सीड की रेगुलेशन करना, सीड को इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस से फ्री करना, वो सब पॉसिबल रहेगा जब हम सीड की प्रोडक्शन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में करेंगे. तो प्रेजेंट जो इंडिया का सिनेरियो है कुछ इस तरह से है. एरिया और प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल्स की जो इंडियन कंडीशंस में है वो लगभग 25,000 हेक्टेयर एरिया जो है प्रोडक्शन के अंदर है इंडियन कंडीशंस में, जबकि आप देखिए यहाँ पे चाइना का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंडीशंस. देन इंडिया में अगर स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के कंडीशंस की बात की जाए जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर जिनकी वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्शन की जा रही है, तो एरिया और प्रोडक्शन लगभग इस तरह से है कि एरिया टोमेटो के अंडर 19.6% है और जो यील्ड है क्विंटल्स में
पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से वो है 3.37 क्विंटल्स। देन उसी तरह से कैप्सिकम, कुकुम्बर और फ्रेंच बीन की आप जो यील्ड है और एरिया देख सकते हैं। सो एरिया और प्रोडक्शन में एक बहुत ही बड़ा गैप है, यानी कि इंडियन कंडीशंस में अगर एरिया को इंक्रीज किया जाए प्रोडक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, तभी हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये तभी पॉसिबल है जब हम एक क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करेंगे। अब बात की जाएगी कि क्लाइमेट रिक्वायरमेंट किस तरह की होनी चाहिए सीड प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि सीड प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है क्लाइमेट के ऊपर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट इफेक्ट करता है सीड प्रोडक्शन को। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर, फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट रहती है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए और इवन सीड प्रोडक्शन के लिए। अगर बात की जाए सीड प्रोडक्शन की अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, तो लगभग जो ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, वो 60 to 80% होनी चाहिए और टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यानी कि जब हम इस टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इस प्रकार से मेंटेन करेंगे और अवॉइड करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए, तो जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हम तभी कर सकते हैं। देन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए जैसे कि टेम्परेचर और लाइट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्रो शेड नेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसकी वजह से सफिशिएंट एयर की सर्कुलेशन होगी प्लांट्स के अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रहेगी, जिसकी वजह से जो एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा होगी, वो भी ज़्यादा रहेगी अगर हम एग्रो शेड नेट्स का यूज़ कर रहे हैं। देन अबाउट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए वेजिटेबल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। टोमेटो जो कि एक डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि इसके लिए जो डेली मीन टेम्परेचर है वो लगभग 22 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए और जो ऑप्टिमम नाइट टेम्परेचर है वो 15 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक अच्छी टोमेटो की क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लो टेम्परेचर अगर लगभग 13 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो प्लांट्स जो हैं एक अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से एक क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। देन मीन डेली टेम्परेचर जो है, जो कि जो दिन का टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे रहना चाहिए और अगर टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो फ्रूट की जो सेटिंग है वो इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि टोमेटो जो है एक डे न्यूट्रल क्रॉप है, यानी कि इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए एक लेंथ ऑफ जो डे लाइट है वो इम्पॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ हैबिट के लिए। सो लाइट रिक्वायरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन अबाउट द ब्रिंजल, ब्रिंजल एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है टोमेटो की तरह, जिसके लिए लॉन्ग और वार्म सीजन ग्रोइंग सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और टेम्परेचर की जो रेंज है वो लगभग 17 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन अबाउट द चिली, चिली एक डे न्यूट्रल प्लांट है और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 17 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए इस क्रॉप के लिए, जो कि फेवरेबल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो ग्रोथ और फ्रूट सेटिंग प्लांट्स की इफेक्ट होगी। इसी तरह से अगर नाइट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो बर्ड स्टेज जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफॉर्म्ड बर्ड्स यानी कि डिफॉर्म्ड फ्रूट्स की डेवलपमेंट रहेगी। देन अबाउट द स्वीट पेपर, जिसे कि हम बेल पेपर और शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं, उसके लिए जो टेम्परेचर है
20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए, जो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए। देन अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है और 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तब भी ग्रोथ और यील्ड पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल होगा क्या कि जो प्लांट की एबिलिटी है फ्रूट सेटिंग की एंड कंसिक्वेंटली द सीड सेटिंग की, वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रूट अबॉर्शन रहेगा, यानी कि प्रॉपर फूड की फॉर्मेशन नहीं होगी और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी पॉलन्स की स्टिग्मा के ऊपर। देन अगर कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स की बात की जाए, जिसमें कि कुकुम्बर, पंपकिन, समर स्क्वैश, बिटर गॉर्ड और बॉटल गॉर्ड की बात की जाए, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। अगर पॉलिनेशन और फ्रूट सेटिंग की बात की जाए तो इन क्रॉप्स में जनरली मॉर्निंग आवर्स में पॉलिनेशन होती है और फ्रूट सेटिंग भी मॉर्निंग आवर्स में रहती है। तो टेम्परेचर की जो रेंज है लगभग 13 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। देन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तब भी क्या होगा कि इन क्रॉप्स में जो फ्रूट की सेटिंग रहेगी, फ्रूट सेटिंग परसेंटेज जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो भी कम हो जाएगी। अबाउट द इंडियन कॉलीफ्लावर, इंडियन कॉलीफ्लावर जो है लॉन्ग डे प्लांट्स है, जिनके लिए 10 से 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस डार्क पीरियड जिसे हम कहते हैं वो रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर स्टॉक की इमरजेंस के लिए वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, और कर्ड की फॉर्मेशन के लिए और अदर डेवलपमेंट स्टेजेस जो कॉलीफ्लावर में देखने को मिलते हैं, उसके लिए एक यूनिफॉर्म कूल और मॉडरेट ह्यूमिडिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम इस क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करेंगे। अब बात आती है कि हम क्यों प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर अपनी क्रॉप्स को ग्रो करें और क्यों हम सीड प्रोडक्शन की तरफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में जाएं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन, यानी कि हम एनवायरनमेंट को अपने एक क्रॉप के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उसकी ग्रोथ और जर्मिनेशन के लिए एंड वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेजेस के लिए, उस तरह से हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन न्यूक्लियस सीड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू अदर सीड्स। सो जो डिस्टेंस है, यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर क्रॉप को मेंटेन करने के लिए, सीड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो सीड है वो अदर सीड्स के साथ मिक्स ना हो, तो इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस को भी हम मिनिमम कर सकते हैं। और जो पेरेंटल लाइन की हैं, यानी कि जो पेरेंटल लाइंस हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड रहता है अगर हम ओपन कंडीशंस में सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन हम वायरस फ्री हेल्दी नर्सरी से एक अच्छा और एक हेल्दी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सीड में ना तो वायरस से रिलेटेड कोई पैथोजन एसोसिएट होगा और ना ही कोई अदर पैथोजन जो इस क्रॉप की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को हार्म कर सकता है वो सीड में एसोसिएट रहेगा। सो इस तरह से हम एक हेल्दी सीड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन कुकुरबिट्स में हम अगर हेल्दी और एडवांस्ड नर्सरी की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्रॉपिंग पीरियड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कुकुरबिट्स में हम 3 बार प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर इस क्रॉप को ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सीड यील्ड, हाई सीड यील्ड ले सकते हैं, यानी कि 3 बार हम इस क्रॉप में जो है वो सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। सो सीड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, यानी कि एनवायरमेंट से होने वाले स्ट्रेसेस, एबायोटिक स्ट्रेसेस जिसे मैं कह रही हूँ, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी। देन जितने भी एप्लीकेशंस रहेगी पेस्टिसाइड्स की, उन्हें भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपनी क्रॉप को, सीड प्रोडक्शन को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं। देन इंसिडेंस ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट, यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीजेस का अटैक कम रहता है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जब सीड को प्रोड्यूस करेंगे तो इंसिडेंस ऑफ डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट जो है कम रहेगा, जिसकी वजह से एक प्रॉफिटेबल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा।
अर्ली प्लांटिंग की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्रॉप्स को अर्ली सीजन में या अर्ली प्लांट कर रहे हैं तो हम 2 सीड की क्रॉप ले सकते हैं एक सिंगल सीजन में, एज कंपेयर टू द ओपन फील्ड कंडीशंस। सो एक बेस्ट मेथड है सीड को प्रोड्यूस करने का और एक हेल्दी सीड को प्रोड्यूस करने का प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में। देन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज की बेटरली, यानी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फ्लड इरिगेशंस और अदर टाइप ऑफ इरिगेशंस मेथड, जिससे कि हमारा जो वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है और पानी से होने वाली जो अत्यधिक बीमारियां हैं वो भी क्रॉप को इफेक्ट कर सकती हैं, तो हम ड्रिपर्स का यानी कि ड्रिप इरिगेशन का, फर्टिगेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रीन हाउसेज में, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन ग्रीन हाउस कंडीशंस में बहुत ही इजी रहता है सीड की ड्राइंग करना, सीड को एक्सट्रैक्ट करना, पैकेजिंग सीड की एंड सेफ सीड स्टोरेज। सो ये सारा कुछ पॉसिबल है जब एनवायरनमेंट कंट्रोल है, यानी कि ट्रॉपिकल टाइप्स के जो सीड हैं उन्हें हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लेन्स में, यानी कि उनकी सक्सेसफुल सीड प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल रहेगी अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। बट कुछ सीड्स जो ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एक सर्टन पीरियड्स में ग्रो किए जा सकते हैं, जिनके लिए चिलिंग क्लाइमेट रिक्वायर्ड रहता है, जो कि हिल्स में ही ग्रो किए जा सकते हैं, तो उन क्रॉप्स को भी पॉसिबल रहता है, उन सीड्स को भी, उनके जो सीड्स की प्रोडक्शन है वो भी पॉसिबल रहती है जब हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। देन वाई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस में सीड प्रोडक्शन रहेगा और आपका जो एडिबल पार्ट है वेजिटेबल का वो रहेगा। देन हाई प्रोडक्टिविटी, नर्सरी रेजिंग गुड और एक वायरस फ्री नर्सरी को रेज कर सकते हैं। देन हार्डनिंग ऑफ प्लांट्स जो है वो इजी रहेगा, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज से कंट्रोल कर सकते हैं, लेस यूज रहेगा पेस्टिसाइड्स का, और इवन वी कैन गो फॉर द ऑफ सीजन कल्टिवेशंस और विद द यूजिंग ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज रहेंगे ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और मैनी अदर्स। देन जो वैरायटी है, कोई भी पर्टिकुलर पेरेंटल लाइन है जिसे हम ग्रो करना चाह रहे हैं और जिसका सीड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लेना चाह रहे हैं, तो इससे जब हम उस वैरायटी को ग्रो करेंगे तो हम उस सीड की यानी कि उस क्रॉप की एक मेंटेनेंस कर रहे हैं, प्योरिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ताकि कोई भी अदर क्रॉप के सीड के साथ उसकी मिक्सिंग ना हो किसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल्स के साथ, जैसे कि अनियन, कॉलीफ्लावर और कैबेज और मैनी अदर्स। देन सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस, आपको पता होना चाहिए कि जो कोल क्रॉप्स हैं उनमें हम जनरली सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जब इंक्रीज करेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, तो सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस की जो मल्टीप्लिकेशंस होगी, जो कि कोल क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे हम सीड प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है लगभग ग्रेटर देन 350 से 1000 ppm तक जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। देन क्वालिटी एक्सपोर्ट सीड, यानी कि एक हाइब्रिड सीड हम जब कैप्सिकम का या किसी अदर वेराइटी का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट ईजी रहेगा, क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा। देन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो सेंसिटिव है लो टेम्परेचर के लिए, जैसे कि एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो, पॉइंटेड गॉर्ड एंड आइवी गॉर्ड। ठीक है, तो इस क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है उनको भी हम मेंटेन कर सकते हैं पॉली हाउस के अंदर, इवन इन द विंटर सीजन, क्योंकि अर्ली स्प्रिंग समर सीजन में जब हम इनकी कटिंग की प्लांटिंग करते हैं तो हमें क्वालिटी प्रोपेगेटिंग मटेरियल चाहिए, और क्वालिटी प्रोपेगेटिंग मटेरियल हम मेंटेन कर सकते हैं पॉली हाउस के अंदर इवन इन द विंटर कंडीशंस। सो एक इम्पॉर्टेंस है कि हम जो वेजिटेबल सीड की प्रोडक्शन है वो किस तरह से, या वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल की प्रोडक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर। देन कौन कौन से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं जो वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए सूटेबल है स्पेसिफिकली फॉर द सीड प्रोडक्शन। सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउसेज, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेज, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज, वॉक इन टनल्स, लो कॉस्ट पॉली हाउसेज, प्लास्टिक लो टनल्स, क्लाइमेट एंड सेमी
सेमी कंट्रोल्ड क्लाइमेट स्ट्रक्चर्स। सो हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स को इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रो किया जा सकता है, बट यील्ड और क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है जब हम इन क्रॉप्स को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रो कर रहे हैं। बट इन क्रॉप्स को अगर हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं तो हमारा एक मेजर कंस्ट्रेंट है स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि बेसिक जो यील्ड जो इसकी कॉस्ट है, फैब्रिकेशन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस की, वो ज़्यादा रहती है इनिशियली एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट टर्म्स में। तो जो कि ज़्यादा है, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम एक सीड की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि एज कम्पेयर टू द जो सीड ओपन फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा है और एक सीड जो है एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉस्ट नॉर्मली जो बाहर का सीड है उसकी कॉस्ट कम रहेगी एज कम्पेयर टू द जो सीड जो है वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है जो हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ले रहे हैं। तो ये एक मेजर कंस्ट्रेंट है इनिशियल कॉस्ट का लेके। देन कौन कौन सी क्रॉप है वेजिटेबल क्रॉप जिन्हें हम वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउसेज में जो वेजिटेबल क्रॉप सूटेबल हैं सीड प्रोडक्शन के लिए वो है टोमेटो, चेरी टोमेटो, स्वीट पेपर एंड कुकुम्बर। और इन क्रॉप्स की जो ड्यूरेशन रहती है सीड प्रोडक्शन की वो है 10 से 12 महीने। देन सेमी कंट्रोल ग्रीन हाउसेज में टोमेटो, चेरी, स्वीट पेपर एंड कुकुम्बर, अगेन द ड्यूरेशन इज 9 to 11 months और 10 to 11 months। देन नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसेज में टोमेटो, स्वीट पेपर, कुकुम्बर, मस्क मेलन, समर स्क्वैश जैसी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है सीड प्रोडक्शन के लिए, और जो ड्यूरेशन रहेगी वो 6 से लेके 10 मंथ तक वेरी करेगी। देन इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज, टोमेटो, स्वीट पेपर एंड कुकुम्बर, जिसके लिए जो ड्यूरेशन रहेगी क्रॉप की वो वेरी करेगी 6 to 8 months। देन वॉक-इन टनल्स में हम मस्क मेलन, वाटरमेलन और अदर कुकुरबिट्स को सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो कर सकते हैं, जो कि सीड ड्यूरेशन की जो क्रॉप रहेगी वो होगी 4 से 5 मंथ तक। देन प्लास्टिक फ्लो टनल्स, जिसके लिए जो सूटेबल वेजिटेबल क्रॉप है वो है कुकुरबिट्स, और इनमें हम सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ सीजन में, जो कि विंटर मंथ्स रहते हैं, और 4 से 5 महीने की जो ड्यूरेशन रहती है सीड प्रोडक्शन क्रॉप के लिए। देन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ वेजिटेबल्स एंड सुटेबल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर अंडर नॉर्थ कंडीशंस में चेरी जो टोमेटो है उसके लिए एनवायरमेंट कंट्रोल पॉली हाउसेज, देन टोमेटो के लिए टेम्परेचर कंट्रोल पॉली हाउसेज, ब्रिंजल के लिए इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज, कुकुम्बर के लिए इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस एंड नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, देन समर स्क्वैश इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, pumpkin insect proof net house and bitter gourd is also for the insect proof net house। तो जितने भी क्रॉप्स को मैंने डिस्कस किया कि कौन से स्ट्रक्चर में इन्हें स्पेसिफिकली फॉर द सीड प्रोडक्शन जाना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिविटी, डिजीजेज, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डिजीजेज, और इस तरह से उसके बेस पे हम सीड प्रोडक्शन करेंगे अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। देन सबसे पहले अगर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में क्रॉप को ग्रो करना है तो हेल्दी नर्सरी को प्रोड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि हम प्लग ट्रेज या प्रो ट्रेज जिन्हें कहते हैं उनमें हेल्दी नर्सरी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर। तो फैब्रिकेशन जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस की रहेगी, लगभग 40 मेश यूवी स्टेबलाइज्ड नायलॉन नेट यूज करेंगे, जिसमें कि 1/2 इंच गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप्स रहेगी। डबल डोर सिस्टम होगा इस तरह के इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में, और अलॉन्ग विद द येलो स्टिकी ट्रैप्स या कार्ड्स रहेंगे जो कि सूटेबल हैं वेजिटेबल में वायरस फ्री हेल्दी सीडलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। देन मल्टी सेल्ड प्लग ट्रेज का यूज़ करेंगे, जिसमें हम सॉइललेस मीडिया को ग्रो करेंगे, और सॉइललेस मीडिया की बात मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बात की है कि किस तरह से सॉइललेस मीडिया में हम वेजिटेबल नर्सरी को प्रोड्यूस करते हैं, और कितना जो रेशो रहती है वो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट की रहती है। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि कोकोपीट, वर्लाइट और वर्मिकुलाइट की जो रेशो है 3:1:1 रहती है फॉर रेजिंग द सीडलिंग्स, और इस तरह से हम एक विगरस और हेल्दी सीडलिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। देन कौन से क्रॉप्स हैं जिनकी हम ईयर राउंड सीडलिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं? सबसे पहले ड्यूरेशन, जून जुलाई में हम ऑफ सीजन नर्सरी टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कुकुम्बर, स्वीट कॉर्न जो कि हाइब्रिड स्वीट कॉर्न रहता है, एंड चिली। देन
जुलाई टू अगस्त में टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कुकुम्बर, लेट्यूस एंड कोल क्रॉप्स की सीडलिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगस्त से सितंबर तक का जो मंथ है उसमें कुकुम्बर और कोल क्रॉप्स की सीडलिंग को प्रोड्यूस किया जा सकता है अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। एंड सितंबर टू अक्टूबर अगेन कोल क्रॉप्स, लेट्यूस, पार्सले, बीटरूट, सेलरी एंड ऑल कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स को जनरली हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन, जो कि मैंने कहा था विंटर मंथ्स में हम वॉक इन टनल्स में ले सकते हैं। देन अक्टूबर टू नवंबर लेट्यूस, पार्सले एंड कोल क्रॉप्स। नवंबर टू दिसंबर टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, late cauliflower and cabbage group. Then December to January tomato, chili, brinjal and all cucurbits can be grown or their seedlings can be produced under the protected structure. Then here you can see the nursery beds for raising a healthy nursery under for the protected structures. Then greenhouse crop management, किस तरह से हम ग्रीन हाउसेस को मैनेज करें, उनकी स्पेसिफिकली कौन से एरिया, कौन सी साइट हमें सेलेक्ट करनी है, किस तरह के जो इनपुट्स हैं वो यूज़ करने हैं क्रॉप को मैनेज करने के लिए, सो दैट कि हम एक हेल्दी सीड को प्रोड्यूस कर पाएँ। सबसे पहले साइट सिलेक्शन, देन प्रिपेयरिंग ऑफ ग्रोइंग बेड्स, एप्लीकेशन ऑफ नीम केक एंड बायो पेस्टिसाइड्स, लेइंग ऑफ ड्रिपर लाइन्स या ड्रिप लाइन्स, स्पेसिफिकली फर्टिगेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे, पॉलीथीन मल्चिंग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग, डी लीफिंग, lowering of plant, irrigation and fertigation, foliar spray, then pest and disease management and thereafter sanitations. तो one by one I will discuss about the greenhouse management aspects. सबसे पहले लैंड की प्रिपरेशन, किस तरह से रेज्ड बेड को रेज किया जाए और अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजर्स की जो डोजेस हैं उन्हें क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर एक हेल्दी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। देन ड्रिप लाइन्स को किस तरह से बिछाया जाए सो दैट कि जो पानी है वो रूट्स में, रूट जोन तक प्रॉपरली जाए, जिससे कि प्लांट्स की जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। ड्रिप इरिगेशन का एक और फ़ायदा है कि हम जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें हम फर्टिगेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पानी के साथ जब हम फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर सकते हैं। देन दिस इज़ द वेंचुरी सिस्टम, जिसे कि हम फर्टिगेशंस के लिए यूज़ करेंगे। देन किस तरह से मल्चिंग की जा सकती है क्रॉप के अंदर। आफ्टर दैट ट्रांसप्लांटिंग, मल्चिंग में किस तरह से की जाएगी, किस तरह से क्रॉप में प्रॉपर एक जो मल्च है उसमें होल्स किए जाएंगे। तो क्रॉप में आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग इजीली कर सकते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर। देन ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्यों नेसेसरी है पॉली हाउस की क्रॉप्स में। ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैक्सिमम यील्ड को गेन करने का और एक हाई क्वालिटी फ्रूट को एस्टैब्लिश करने का। सो हाई क्वालिटी फ्रूट जब हम एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हेल्दी क्रॉप ले रहे हैं, तभी हम एक हेल्दी सीड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि हमें ऑप्टिमम फ्रूट लोड को मेंटेन करना है और फ्रूट की जो कवरेज है यानी कि लीफ की कवरेज इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग से ही जो कि कंप्लीट की जा सकती है। देन किसी भी इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंजर्ड रूट है उन्हें हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर डेड और कोई इंजरी हुई है किसी ग्रोथ पार्ट में प्लांट के तो उसे हमें रिमूव करना है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग का एस्पेक्ट है। कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है जो हमें नहीं चाहिए उसे हम रिमूव करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे प्रॉपरली, जो डिज़ायर्ड ट्रेनिंग है जिससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर रहेगी। ट्रेनिंग और प्रूनिंग से रिजोविनेट कर सकते हैं ओल्डर प्लांट्स को और फ्रूट और फ्लावर की प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर सकते हैं। देन लाइट पेनिट्रेशन को हम एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रूनिंग और ट्रेनिंग मेथड्स एंड फ्रूट को एक्सपोज कर सकते हैं प्रॉपर सनलाइट के लिए एंड जो फ्रूट के बीच का जो एयर फ्लो रहेगा वो इंक्रीज होगा जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग की तरफ जाएंगे अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। देन सबसे पहले टोमेटो की क्रॉप की बात की जाएगी कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग टोमेटो क्रॉप में किस तरह से की जाती है। ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टोमेटो में किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले जो इनडिटर्मिनेट टाइप के ग्रोथ हैबिट रहती हैं या सेमी डिटर्मिनेट टाइप के प्लांट्स रहते हैं टोमेटो की, उन्हीं की जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। तो इंडिटर्मिनेट वैराइटीज़ में हम प्रेफर करेंगे हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन के लिए
यानी कि जो वैरायटी इंडिटर्मिनेट हैं, जो कॉन्टिन्यूस फ्लावर की प्रोडक्शन, जो फ्रूट की प्रोडक्शन की तरफ रहेंगी, उन्हें हम सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए ग्रो करेंगे और नंबर ऑफ फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेंगे एज कम्पेयर टू द डिटर्मिनेट और सेमी डिटर्मिनेट वेराइटीज़। तो किस तरह से ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाएगी सो दैट कि सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो इफेक्टिवली। सबसे पहले जो फर्स्ट और फोर्थ क्लस्टर रहेगा ब्रांच का, उसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन इमास्कुलेट करेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बात की जा रही है ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। तो इमास्कुलेशन का मतलब है कि हम जो है जो फ्लावर में किस तरह से इमास्कुलेशन करेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, जैसे कि एंथर्स होंगे, उन्हें हम रिमूव करेंगे किसी भी फ्लावर से, सिलेक्टेड फ्लावर पार्ट रहेगा जो, और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, यानी कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे उस प्लांट में, मतलब सिमिलर सीड्स, सिमिलर प्लांट से या फिर किसी अन्य प्लांट से जो कि टोमेटो की क्रॉप का ही रहेगा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो उससे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और एक हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए दो तरह की लाइन्स हैं, लाइन 1 और लाइन 2, जैसे कि हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं लाइन 2 में। देन लाइन 2 के जो एंथर्स रहेंगे उन्हें हम इमास्कुलेट करेंगे, रिमूव करेंगे, और लाइन 1 का जो मेल पार्ट रहेगा वहाँ से हम पॉलेंस को जो है वो रब करेंगे ओवर द स्टिग्मेटिक सरफेस, देन वी विल गो फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से हम सीड यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंगल स्टेम पे जनरली ट्रेनिंग की जाती है टोमेटो के प्लांट्स की, और जो प्लांट्स रहेंगे उन्हें हम प्लास्टिक के जो वायर है उसके साथ ट्विनिंग करेंगे, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, एंड जो अदर साइड रहेगी ओवर हेड सपोर्टेड वायर से उसे सपोर्ट करेंगे प्लांट्स को। जैसे ही प्लांट्स जो हैं ग्रो करेंगे तो जो वायर है, यानी कि जो ट्विनिंग वायर है वो ट्विस्ट होगी अराउंड द प्लांट, एंड देन इस तरह से लार्ज, और जो प्लांट रहेगा वो लार्जर और हैवियर होगा। जैसे ही प्लांट जो हैं वो वायर लेंथ तक अचीव कर जाएंगे, यानी कि इस लेंथ तक जब पहुंच जाएगी प्लांट की जो लेंथ है, तो हम जो वायर है जिससे हम ट्विनिंग कर रहे हैं उसे अनटाइट करेंगे और लोअरिंग करेंगे इस तरह से, ताकि जो रेगुलरली फ्लावरिंग रहे उस प्लांट पार्ट से, एंड जो ग्रोइंग पॉइंट रहेगा यहाँ पर जो ग्रोइंग पॉइंट होगा उसे हम पिंच ऑफ कर देंगे 6 से 7 हफ्ते पहले, बिफोर हार्वेस्टिंग। देन प्रूनिंग का मतलब है डी शूटिंग, यानी कि टोमेटो के प्लांट्स में जनरली हम सिंगल स्टेम जो प्लांट्स ले रहे हैं, सिंगल स्टेम पे प्लांट को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम पिंचिंग कर देंगे जो भी साइड की शूट्स रहेंगी। इस तरह से ये साइड की शूट्स हैं, जस्ट अ मिनट, ये साइड शूट्स हैं, और या फिर कोई भी ओल्डर शूट होगी उसे रिमूव कर देंगे, सो दैट कि वो जो मेन स्टेम है उसके साथ फॉर वेरियस फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर के लिए कॉम्पीट ना करें। देन डीलीफिंग कर देंगे, यानी कि जो जैसे कि 2 और 3 लीव्स रहेंगी उन्हें हम रिमूव कर देंगे, कोई भी फ्लावर क्लस्टर है वहाँ से। देन जिसकी वजह से फ्रूट जो है, फ्रूट की मैच्योरिटी प्रॉपर होगी, और जो बाय रिमूविंग दैट लीव्स। देन फ्लावर एंड फ्रूट थिनिंग। फ्लावर और फ्रूट थिनिंग एक ऑप्शनल एस्पेक्ट है टोमेटो में, यानी कि फ्लावर क्लस्टर और फ्रूट क्लस्टर्स को प्रून करने से हमें लार्जर टोमेटोज मिल सकते हैं, हाइब्रिड टोमेटो मिल सकता है, और एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, जिसकी वजह से जो उसकी सीड की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव्ड रहेगी। कोई भी एबनॉर्मल फ्लावर जो आपको लग रहा है कि वो उस फ्लावर पार्ट से, यानी कि अदर फ्लावर से उसी प्लांट के रिजेंबल नहीं कर रहा और compete कर रहा है प्लांट की ग्रोइंग पॉइंट से, जैसे कि फ्रूट्स के साथ,
कॉम्पीट कर रहा है फॉर वेरियस इनपुट फैक्टर्स, तो उस प्लांट को भी, उस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं उस फ्लावर क्लस्टर से। एंड सिमिलर इज द फॉर द फ्रूट थिनिंग, देन इसे हम शक्कर कहते हैं। इसके भी जो रिमूवल है वो इम्पॉर्टेंट है अगर हम सिंगल स्टेम पे प्लांट्स को ट्रेन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है कि कौन सी वेराइटीज को सिलेक्ट किया जाए जो कि सक्सेसफुल टोमेटो सीड प्रोडक्शन की तरफ जाए अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशंस। तो डिजीज फ्री, हाई यील्ड, फ्री फ्रॉम क्रैकिंग, परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रूट सेटिंग ज़्यादा हो, ग्रीन शोल्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो फ्रूट है वो उसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो, इस तरह की वेराइटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। देन हम देखेंगे कि क्वालिटी में हम शेल्फ लाइफ को इंपोर्ट करेंगे, एनटीएसएस को वो अच्छी हो उस वेराइटी की, उसी वेराइटीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। एंड जनरली सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ को सेलेक्ट करना, यानी कि इनडिटर्मिनेट टाइप के ग्रोथ हैबिट के जो हाइब्रिड्स रहेंगे या जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। जनरली हम बीफ स्टिक टाइप के जो कल्टीवार रहते हैं जिनका जो फ्रूट की जो वेट है वो 180 से 250 ग्राम तक वेरी करता है, उस तरह के फ्रूट्स को सिलेक्ट करेंगे। जो बीफ स्टिक कल्टीवार्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए में जनरली ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के अंडर ग्रो किए जाते हैं और इनमें कोई भी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, वाइड फ्लक्चुएशंस जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग है या मॉइस्चर के रिगार्डिंग है उन्हें सहन करने की क्षमता हो, इस तरह के प्लांट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। देन बिग फ्रूटेड वेराइटीज़ जो कि लगभग 120 से 160 ग्राम तक वेरी करता है जिनका फ्रूट वेट, और इनमें जो वेराइटीज़ आती हैं वो नवीन, नन 7711, NS 646, GS 600, अक्का विशाल, डेल्फी, एस्टोना, क्रोनोस, शानमन और कैशिस जैसी वेराइटीज़ रहती हैं जो कि इंडियन वेराइटीज़ हैं और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। सो नेक्स्ट आती है हैंड टाइप और क्लस्टर टाइप वेराइटीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेराइटीज़ जो क्लस्टर्स में ग्रो कर रही हैं, यानी कि जहाँ पे 4 से लेके 7 फ्रूट्स हैं एक ही क्लस्टर में, तो इन वेराइटीज़ को भी जनरली हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। देन हार्वेस्टेड जो क्लस्टर्स रहेंगे जैसे कि ट्रे पैक या फिर सिंगल लेयर बॉक्स, उनमें हम उनको हार्वेस्ट करेंगे और इनमें कौन सी वेराइटीज़ रहती हैं वो हैं HA 646, FA 556 और FA 521। तो इस तरह की बेस्ट यील्डिंग वेराइटी है या फिर जो कि हैंड टाइप और क्लस्टर टाइप टोमेटोज़ के लिए सूटेबल है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अंडर द प्रोटेक्टेड कंडीशंस। देन चेरी टाइप ऑफ टोमेटो में जनरली जो वेट रहता है वो 12 से 20 ग्राम तक वेट वेरी करता है और जो TSS है जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चेरी टोमेटोज़ के लिए वो 6.8 से 7 तक लाई करना चाहिए। तो इस तरह से हम चेरी टोमेटोज़ की जो वेराइटीज़ हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। और इजराइल में जनरली जो चेरी का जो सीड प्रोडक्शन है वो पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है कैप्सिकम। कैप्सिकम में ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या फिर सीड प्रोडक्शन के लिए। जनरली जो शिमला मिर्च के प्लांट्स हैं उन्हें हम सिंगल स्टेम के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं या फिर एक स्टेम को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 मेन स्टेम रख सकते हैं जिनमें कि लगभग 9 से 13 लीव्स रहें सिंगल स्टेम में जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो टर्मिनल फ्लावर रहेगा, यानी कि सपोज कीजिए ये आपका टर्मिनल फ्लावर यहाँ पे है और यहाँ पे लगभग 9 से 13 लीव्स डेवलप हो गई हैं इस प्लांट में, तो इनिशियली हम इस तरह की जो टर्मिनल फ्लावर जब आ जाएगा तो उस प्लांट्स को हम ट्रेन करेंगे एंड 3 से 4 शूट्स जब डेवलप हो गई हैं उस प्लांट्स को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। देयर आफ्टर टर्मिनल फ्लावर को हम अलाउ नहीं करेंगे सो दैट कि यहाँ पे ही फ्रूट सेटिंग ना हो जाए। देन 2 मेन ब्रांचेस जो होंगी उन्हें हम प्रून और पिंच करेंगे प्रॉपरली। कैसे प्रूनिंग की जाएगी, यानी कि 2 स्टेम को पे जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो प्रॉपर वायर के साथ या स्ट्रिंग्स के साथ उन्हें ट्विनिंग करेंगे। देन एट अ लेंथ ऑफ अबाउट 8 से 9 फीट तक तो स्टेम्स जो रहेंगी उनको हम लूजली रिलीज करेंगे, यानी कि जब उनकी ग्रोथ हो तो वो ट्विनिंग जो है वो इजीली हो जाए स्टेम्स में। देन
इस तरह से हम ट्विनिंग करेंगे एंड मेंटेनेंस करेंगे 2 स्टेम्स के ऊपर शिमला मिर्च के प्लांट्स की। देयर आफ्टर जो क्राउन, जैसे मैंने बताया कि 6 से 9 लीव्स जब डेवलप हो जाएंगे तो क्राउन जो बर्ड रहेगा या क्राउन फ्लावर बर्ड होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। देन 2 स्टेम पे मेंटेन किया तो फर्स्ट फ्लावर जो नोड आएगा उसे भी रिमूव किया जाएगा और जो सेकंड फ्लावर नोड रहेगा उसे मेंटेन करेंगे, थर्ड फ्लावर नोड को भी रिमूव करेंगे एंड फोर्थ फ्लावर नोड को हम मेंटेन करके रखेंगे प्लांट में। तो इसका मेंटेन करने का मतलब ये है कि फ्रूट लोड को हम एक्सेसिबल कर रहे हैं, इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी जो फ्रूट से रिलेटेड यानी कि फ्रूट की जो क्वालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे और डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी इनपुट फैक्टर के लिए बिटवीन फ्रूट एंड फ्रूट, यानी कि फर्स्ट नोड फ्रूट, सेकेंड नोड फ्रूट और थर्ड नोड फ्रूट। इसीलिए हम फर्स्ट को रिमूव करेंगे, सेकेंड को मेंटेन करके रखेंगे एंड देयर बाय थर्ड को रिमूव करेंगे और फोर्थ को मेंटेन करेंगे। देन फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे, एक लार्जर लीफ एरिया मेंटेन रहे लीफ को ग्रो करने के लिए और ड्राई मैटर की जो परसेंटेज है वो सफिशिएंट हो। देन देयर आफ्टर ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने से जो एक लोड रहेगा प्लांट के ऊपर फॉर द फ्रूट्स और फ्लावर्स वो मेंटेन रहेगा और इस तरह से हम शिमला मिर्च की क्रॉप को लगभग 9 से 10 महीने तक ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक वेराइटीज़। सो कौन सी वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। सो 4 लोब्ड वेराइटीज़ जिनका साइज़ प्रॉपर हो, एक लेंथ और जो वेट है वो प्रॉपर रहे। जनरली हम थिक फ्लैश्ड वेराइटीज़ को ही ग्रो करते हैं क्योंकि थिक फ्लैश्ड वेराइटीज़ जो हैं रोस्टिंग और कुकिंग पर्पस के लिए रहती हैं जो कि मार्केट में ज़्यादा डिमांडिंग है एज कम्पेयर टू द थिनर वंस जो कि सैलड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन और वॉयलेट कलर की जो वेराइटीज़ हैं उनमें रेड, येलो, ऑरेंज कलर की वेराइटीज़ रहेंगी। देन 4 लोब्ड स्क्वायर्ड वेराइटीज़ को सिलेक्ट करेंगे मार्केट को देखते हुए। यूरोप में जनरली वाइट और पर्पल कलर के जो हाइब्रिड्स होते हैं उन्हें ग्रो किया जा सकता है। तो रेड कलर की वेराइटीज़ में बता दूं मैं आपको भारत, महाभारत, इंदिरा, तन्वी प्लस, मेकॉन्ग, नताशा और US 81 को ग्रो किया जाता है। येलो कलर में स्वर्णा, औरोबेले, तन्वी और US 26 को ग्रो किया जाएगा। ग्रीन कलर की वेराइटीज़ में भारत, महाभारत, इंदिरा, मेकॉन्ग और कैलिफोर्निया वंडर को जनरली यूटिलाइज किया जाता है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन ब्रिंजल की क्रॉप को अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर तो किस तरह से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करेंगे, किस तरह से रिजुविनेट करेंगे प्लांट्स को, वो इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग के लिए हम साइड शूट्स को रिमूव कर देंगे आफ्टर द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट फ्लावर इमरजेंस। देन 2 ब्रांचेस पे हम अलाउ करेंगे आफ्टर द प्रूनिंग एंड देन एक पीरियोडिक रिमूवल रखेंगे शूट्स की ताकि एक्सेस ऑफ शूट्स ना हो जिसकी वजह से जो एयर का एक्सचेंज हो वो इनहिबिट ना हो प्लांट्स में। और जहाँ पर हम प्रॉपर इमास्कुलेशन पॉलिनेशन का प्रोसेस जिस फ्रूट में कैरी आउट कर रहे हैं, जिस फ्लावर में कैरी आउट कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छा फ्रूट डेवलप हो। तो इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट रखेंगे कि जो एयर की मूवमेंट है उस तरह के प्लांट्स में प्रॉपर रहे। देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन कुकुम्बर, as I have already discussed about the training and pruning in cucumber in case of production technology under the protected conditions of cucumber। तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए कुकुम्बर में। तो सबसे पहले जो अम्ब्रेला सिस्टम का है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, जनरली ट्रेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम इंटरसेप्शन हो लाइट की। सो वी शेप या कॉर्डन सिस्टम में हम ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे जो कि अम्ब्रेला सिस्टम है। तो यहाँ पे हम प्लांट को ग्रो करने देंगे एक प्रॉपर लेंथ पे। देन जो प्लांट की ट्रेनिंग करेंगे एक स्टेम के ऊपर, सिंगल स्टेम पे यहाँ पर हम प्लांट को टाई अप कर देंगे और 2 जो वायर्स रहेंगी ट्रेलिसिंग टाइप में करेंगे ताकि यहाँ पे 2 वायर्स के साथ हम जो 2 शूट्स हैं या 2 स्टेम्स हैं जो प्लांट्स यहाँ से डेवलप हो रही हैं उन्हें मेंटेन करें टवर्ड्स द ग्राउंड लेवल। एंड देन हम ट्रेलिसिंग करने के बाद जो वाइन है उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करने के बाद, वाइन को सपोर्ट करने के बाद जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं उनको मेंटेन करेंगे ताकि उनमें एक लीफ और एक फ्रूट मेंटेन रहे। देन जो ग्रोइंग पॉइंट रहेंगे
जो मेन स्टेम का जो ग्रोइंग पॉइंट होगा उसे हम क्लिप करेंगे, तभी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी जो लेटरल्स हैं वो मेन ट्रेलिसिंग के ऊपर सपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम टाई करेंगे कुकुम्बर के प्लांट को एक वर्टिकल वायर के साथ, जो कि जिसकी लेंथ हम रखेंगे लगभग 7 फीट टॉल। यहाँ तक हमने अगर जो वायर के साथ ट्रेलिंग कर दी, देन हम इसका जो मेन ग्रोइंग पॉइंट है उसे हम उसकी टॉपिंग कर देंगे, यानी उसकी पिंचिंग कर देंगे। देन सेकेंडरी और जो लेटरल्स हैं उन्हें मेंटेन करेंगे टुवर्ड्स द बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड। देन जितनी भी जो लीफ एक्सिस हैं, लीफ एक्सिस में जो लेटरल्स रहेंगे, अदर लेटरल्स जो सेकेंडरी और ब्रांचेस में रहेंगे उन्हें हम रिमूव कर देंगे। देन जो टॉप 2 लेटरल्स रहेंगे, जब हम उन्हें मेंटेन कर रहे हैं तो इधर बोथ साइड ऑफ द मेन स्टेम, तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि उनको ग्रो करें 2/3 वे डाउन ऑफ द मेन स्टेम, यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करने के लिए उनको प्रोवाइड कंप्लाइट करेंगे, यानी कि उन्हें इस तरह से ग्रो किया जाएगा कि वो डाउनवर्ड ग्रोथ में ग्रो करें। और उसके बाद हम जो फर्स्ट लेटरल होगा वहाँ से फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग को अलाउ करेंगे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग शूट की मेंटेनेंस करेंगे हम सेकेंडरी लेटरल्स में। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को सेम अदर लेटरल जो कि दूसरी साइड का लेटरल है उसमें मेंटेन करेंगे, और रिन्यूअल सिस्टम जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग दिस अम्ब्रेला सिस्टम। लॉन्ग फ्रूटेड कल्टीवार्स को जनरली हम जिनकी जो हाइट रहती है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, 60 से 70 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी, तभी पॉसिबल है कि मेन स्टेम को मेंटेन किया जा सके। देन हम फ्रूट्स को अलाउ करेंगे टू ग्रो ऑन दैट मेन स्टेम, और कौन सी हाइट से फ्रूट को अलाउ किया जाएगा वो होगा लगभग 2 से 3 मीटर तक। वहाँ से फ्रूट्स को अलाउ करेंगे कि वो फ्रूटिंग जो है वो हमें वहाँ से चाहिए, यानी कि उसको ग्रो करने देंगे। देन साइड की जो शूट्स रहेंगी अप टू 2 मीटर की लेंथ तक, उन्हें हम अलाउ नहीं करेंगे ग्रो करने के लिए। आफ्टर दैट जो 2 मीटर की लेंथ के बाद जो थर्ड ब्रांच आएगी उसे हम अलाउ करेंगे टू ग्रो। देन इसी तरह से हम फ्रूट्स को सेट होने के लिए अलाउ करेंगे, और जितने भी जो डी शेप्ड फ्रूट्स रहेंगे या ओल्डर लीव्स रहेंगे उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। देन शॉर्ट फ्रूटेड कल्टीवार्स में किस तरह से की जाएगी, शॉर्ट फ्रूटेड कल्टीवार्स जो कि लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक की लेंथ के रहते हैं, उनमें हम साइड शूट्स की प्रूनिंग करेंगे। और साइड शूट्स की प्रूनिंग किस तरह से की जाएगी, यानी कि एक फ्रूट रहे पर लीफ। सो अदर एक्सेस ऑफ लीव्स को और अदर एक्सेस ऑफ फ्रूट्स को हम रिमूव कर देंगे, एंड देन साइड शूट्स को प्रून किया जाएगा टू 1 फ्रूट एंड 2 लीव्स। देन इस तरह से हम दोनों साइड से लीव्स में फ्रूट में मेंटेन करेंगे प्रूनिंग और ड्रेनिंग के एस्पेक्ट को। देन 1 फ्रूट 2 लीव्स अप टू 1 मीटर लेंथ, देन 2 फ्रूट्स 3 लीव्स अप टू 2 मीटर लेंथ। इस तरह से हम फ्रूट्स को मेंटेन करेंगे एक मेन स्टेम पे। पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज यानी कि गायनोशियस और पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की वेराइटीज को हम जनरली सिंगल स्टेम जो सिस्टम है ट्रेनिंग का उस पर अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए। बिगिनिंग ऑफ प्लांट में हम जो मेन स्टेम रहेगी उसे अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए। और पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ की जनरली हम 3 क्रॉप्स को ले सकते हैं जो कि पॉसिबल हैं ग्रीन हाउस के अंदर। और इसी तरह से कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन और समर स्क्वैश की वेराइटीज़ को भी हम ग्रो कर सकते हैं फॉर द 3 मंथ्स। देन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की तरफ कैसे जाया जाए फॉर टोमेटो, स्वीट पेपर एंड कुकुम्बर के लिए, तो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लांटिंग रेशियो, यानी कि टोमेटो में 3:1 की प्लांटिंग रेशियो को मेंटेन किया जाए, यानी कि 3 फीमेल एंड 1 मेल लाइन्स। एंड ब्रिंजल में 4 फीमेल एंड 1 मेल लाइन, कुकुम्बर में कैप्सिकम में 4 female lines and 1 male line, and cucumber में 5 female line and 1 male line. Then emasculation और pollination करेंगे। emasculation यानी कि रिमूवल कर देंगे एंथर्स का फीमेल पार्ट्स जहाँ से हमें फ्रूट गेन करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही मेंटेन करके रखेंगे। देन हम कलेक्ट करेंगे पॉलन को इस मेल प्लांट से जो कि 1 की रेशो का है, ठीक है। देन हम पॉलिनेशन कैरी आउट करेंगे। अब स्टिग्मा की पॉलिनेशन अगर हमने कर दी तो किस टाइम पे हमने पॉलिनेशन करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है।
जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मैक्सिमम हो, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिव रहे और रिटेन करके रखे एंथर्स को, पॉलन्स को। सो लगभग स्टिग्मा जो है टोमेटो में रिटेन करके रखता है रिसेप्टिविटी आफ्टर एंथसिस अप टू 4 days इन द फील्ड एंड अप टू 5 days इन द पॉली हाउस। सो पॉलिनेशन जनरली हम 9 से 11 बजे सुबह के टाइम में हम पॉलिनेशन को कैरी आउट करेंगे फॉर हाई फ्रूट सेटिंग एंड हाई सीड यील्ड। देन ब्रिंजल में स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी 1 से 2 दिन तक रहती है नेट हाउस के अंदर एज कम्पेयर टू द ओपन फील्ड कंडीशन। 1 से 2 दिन मतलब 1 से 2 दिन एंथसिस के बाद। मास्कुलेशन जनरली हम इवनिंग में भी कैरी आउट कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन और मैक्सिमम फ्रूट एंड सीड सेटिंग। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं टोमेटो का फ्लावर स्ट्रक्चर किस तरह से जो टोमेटोज हैं, जैसे कि ये मास्कुलेशन किस पार्ट की जाएगी, मास्कुलेशन की जाएगी एंथर्स की, और अदर पार्ट जो रहेगा, सॉरी जो आपका अदर फ्लावर रहेगा जहाँ से आप एंथर्स को कलेक्ट कर रहे हैं उसमें उसे हम स्टिग्मेटिक सरफेस पे रब करेंगे यहाँ पर एंड देन इफेक्टिव पॉलिनेशन को कैरी आउट करेंगे। सो यहाँ पे फ्लोरल बायोलॉजी और 6 फॉर्म्स दिए गए हैं कुकुरबिट्स के कि कब कब टाइम पे हम जो है एंथसिस और जो फ्लावर जो डेहिसेंस ऑफ एंथर्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये बॉटल गॉर्ड में लगभग 5 से 8 PM, यानी कि बॉटल गॉर्ड और रिच गॉर्ड ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें इवनिंग में एंथसिस रहती है, यानी कि जो फर्स्ट ओपनिंग फ्लावर्स है वो शाम के टाइम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कुकुरबिट्स क्रॉप। और डेहिसेंस कौन सी क्रॉप में है, डेहिसेंस जो है बॉटल गॉर्ड में लगभग 12 AM से 9 AM तक एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स जो कि 7 AM से 8 AM, 4:30 to 5, 5:30 to 6:30 AM, मतलब जो इसकी जो टाइमिंग है वो वेरिड है एज कम्पेयर टू बॉटल गॉर्ड। और इस तरह की जो सेक्स फॉर्म्स जैसे कि मोनोशियस, एंड्रोमोनोशियस रहती है, हर्मेफ्रोडाइट यानी कि 2 जिसमें कि एक फीमेल पार्ट रहेगा, कुछ जो सेक्स फॉर्म्स हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों देखने को पाए जाते हैं उस प्लांट्स में। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स रहती हैं कुकुरबिट्स में अकॉर्डिंग टू देयर फ्लोरल बायोलॉजी। एंड कुकुरबिट्स का जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का रहता है कि जो मेल फ्लावर है वहाँ पर आपको ओवरी देखने को नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिलेगी। देन ये फीमेल कुकुम्बर की प्रोडक्शन में कुकुम्बर प्रोड्यूस हो रहेगा, कुकुम्बर का फ्रूट, एंड मेल में कुकुम्बर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इस तरह से कुकुम्बर के फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है मेल एंड फीमेल फ्लावर में। देन कुकुरबिट्स में हम बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं टू स्टिमुलेट द सीड प्रोडक्शन। सो डिफरेंट जो रेगुलेटर्स हैं जैसे कि बिटर गॉर्ड में मैलिक हाइड्रोजाइड, NAA, साइकोसल, एथ्रल, या फिर बॉटल गॉर्ड में टीबा, इथेफोन, इस तरह से बहुत सारे ग्रोथ रेगुलेटर और स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया जा सकता है अंडर द डिफरेंट कंसंट्रेशन सो दैट इम्प्रूव्ड यील्ड रहे, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इंक्रीज हो, फीमेल टू मेल रेशियो इंक्रीज रहे, फ्रूट यील्ड ज़्यादा रहे और कीपिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव रहे। तो हर एक क्रॉप में यहाँ मैंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है ग्रोथ रेगुलेटर को, स्टिमुलेंट को और न्यूट्रिएंट को और उनकी वेरिड कंसंट्रेशन को, सो दैट कि पर्टिकुलर प्लांट के एट्रीब्यूट को वो अफेक्ट करे। Then here for the pumpkin, summer squash, ridge gourd, snake gourd and sponge gourd and watermelon, and these are the growth regulators under different concentration. We can use these and to good attribute the effect on the plant part. Then emasculation में किस तरह से एंथर्स को स्प्लिट किया जाएगा और रिमूवल की जाएगी एंथर कोन की यहाँ से। देन हाइब्रिड फ्रूट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रॉम सेल्फ फूड्स, और जैसे कि हम पेटल्स को कट कर देंगे तो इस तरह से हम हाइब्रिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन पॉलन की कलेक्शन किस तरह से की जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलन्स को कलेक्ट किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है और उन्हें एक एनवेल्प में, पेपर बैग्स में रखा गया है। ड्राइंग करेंगे एंथर्स की प्रॉपरली। देन जो प्लास्टिक के कप्स रहेंगे, फाइन मैश स्क्रीन
वहाँ पर हम इन्हें रखेंगे और कप को शेक करेंगे और वहाँ से हम एंथर्स से पॉलन्स को कलेक्ट करेंगे। देन इफेक्टिव पॉलिनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं कैसे पॉलिनेशन को कैरी आउट कर रहे हैं। ये पॉलन्स, ये आपके पॉलन्स हैं और ये स्टिग्मा है। तो इससे इसको किस तरह से एक्सपोज किया जाएगा स्टिग्मा को, सो दैट कि जो पॉलन्स हैं उनमें इसकी डिपिंग हो और पॉलिनेशन जो है वो इफेक्टिव पॉलिनेशन रहे। तो दिस इज़ द क्रॉसिंग टेक्निक कि कैसे हम सेलेक्टेड जो प्लांट है उससे फ्लावर को सेलेक्ट करके मास्कुलेट करेंगे, देन सो दैट कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो इफेक्ट ना हो। देन बैगिंग करेंगे उस फ्लावर की, देन कलेक्ट करेंगे एंथर्स को मेल फ्लावर से एंड जेंटली ट्रांसफ़र करेंगे बाय यूजिंग द ब्रश, और टैगिंग भी कर सकते हैं उस फ्लावर की। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि किस तरह से पॉलिनेशन को, इफेक्टिव पॉलिनेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। देन मेन इंपॉर्टेंट है सीड प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन्स ऑफ कॉलीफ्लावर। कैसे मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन की जाए पेरेंटल लाइन्स की। तो कॉलीफ्लावर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन को मेंटेन करना, सो दैट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जो मेंटेनेंस है वो हो। तो इसके लिए हम जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो कैसे टेम्परेरी हम एलिमिनेट करेंगे यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि हम सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हम ट्रीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। देन जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसे हम टेम्परली रिमूव कर देंगे। जो सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन रहेगी उसको हम प्लांट करेंगे ग्रीन हाउस के अंदर, उसको हम प्लांटिंग करेंगे यानी कि ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे और बीज की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे सो दैट पॉलिनेशन हो उस क्रॉप में। जब भी ब्लूमिंग आए, देन ग्रीन हाउस को हम टाइटली क्लोज रखेंगे लगभग 2 से 6 आवर्स के लिए फॉर द पॉलिनेशन। देन इस तरह से हम इमास्कुलेशन पॉलिनेशन कर सकते हैं, मेल स्टरलाइल लाइन को मेंटेन कर सकते हैं, जेनेटिक मेल स्टरलिटी को मेंटेन किया जा सकता है सीड प्रोडक्शन के लिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी को मेंटेन किया जा सकता है और उससे जो वेराइटीज़ डेवलप की जा सकती हैं वो हाइब्रिड वेराइटीज़ को हम सीड डेवलपमेंट के लिए कैरी आउट कर सकते हैं। देन पॉली हाउस में कौन से कैरेक्टर्स सूटेबल रहने चाहिए टोमेटो की वैरायटीज़ के लिए, सो दैट कि हम उन्हीं के सीड को हार्वेस्ट करें। सबसे पहले लार्ज फ्रूट साइज़, थिक पेरिकार्प, जो कि रेशो दी गई है कि कितनी पेरिकार्प की थिकनेस रहनी चाहिए, और एक क्लस्टर में लगभग 4 से 5 फ्रूट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लॉन्ग फ्रूटेड पीरियड यानी कि 8 से 9 महीने की क्रॉप हो, प्लांट की हाइट 20 से 25 फीट रहे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस तरह के टोमेटो के जो प्लांट हैं और जो वेराइटीज़ हैं, जो हाइब्रिड्स हम सेलेक्ट करेंगे उन्हें ही हम उनकी क्या क्या डिज़ायरेबल लेंथ हाइट रहनी चाहिए। देन पोटैटो लीफ टाइप वेराइटीज़ जो कि मार्कर है। देन एबिलिटी टू सेट द फ्रूट अंडर वाइड रेंज टेम्परेचर कंडीशंस, रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज, स्टोरेज लाइफ इम्प्रूव्ड हो, इंडिटर्मिनेट वेराइटीज़ हो और जो कलर है वो मीडियम कलर हो, मीडियम यानी कि मीडियम साइज हो और ब्राइट कलर हो। देन मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट सेट हो, TSS और एसिडिटी ज़्यादा हो और थर्मोसेंसिटिव क्रॉप रहें, थर्मो इनसेंसिटिव क्रॉप रहें। देन वेराइटीज़ सुटेबल फॉर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशंस, यहाँ पे कुछ इंडिटर्मिनेट वेराइटीज़ टोमेटो की दी गई है, तो कुछ वेराइटीज़ को मैं बता दूँ। पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, हिसार लालिमा, पंजाब छुहारा, हिसार अरुण, अर्का आशीष, अर्का गौरव, पंत बहार, पंत टोमेटो 3, पंत पॉली हाउस टोमेटो 2, पंत पॉली हाउस हाइब्रिड टोमेटो 1 एंड मैनी अदर वेराइटीज़, कोरोना, एस्टोना, मीनाक्षी, पूसा दिव्या, अभिमान एंड सो मैनी। देन चेरी टोमेटो में Solan red round, Solan golden yellow and Pusa cherry tomato or many other varieties of cherry tomato which are suitable for protected cultivations. Then the varieties of capsicum suitable for protected cultivation are California Wonder, Bharat, Swarna, Hira, Orobele, Bombay, Indra and Tanvi। और भी बहुत सारी varieties हो सकती हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की वेराइटीज़ हैं जो कि सूटेबल रहती हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, बट यहाँ पे मैंने कुछ ही वेराइटीज़ को मेंशन किया है। देन पालक की है ऑल ग्रीन, लेट्यूस, ग्रेट लेक, स्केल, कम साग, अमरंथस ग्रीन टाइप, सरदा मेलन, पूसा सरदा, पिटगौर, पूसा रसदार एंड अश्थी।
देन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या रहने चाहिए, जैसे कि पंत पॉली हाउस टोमेटो 2 के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं और जो पंत पॉली हाउस हाइब्रिड टोमेटो 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि जब इन वेराइटीज़ के जो हाइब्रिड्स हैं, जब हमें टोमेटो के ये 2 हाइब्रिड मिले तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि जो टोमेटो 2 था उसमें 5 से 6 फ्रूट्स डेवलप हो रहे थे पर क्लस्टर और एक फ्रूट का वेट 100 से 105 ग्राम था। एवरेज यील्ड 1291 क्विंटल पर हेक्टेयर थी और स्टोरेज की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव थी, क्योंकि जो थिक पेरिकाप थी वो 0.9 से लेके 1 सेंटीमीटर तक वेरिड थी। देन हाइब्रिड टोमेटो 1 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थे कि 7 से 8 फ्रूट्स थे पर क्लस्टर, एक सिंगल फ्रूट का वेट 130 से 140 ग्राम था और एवरेज यील्ड 16 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर थी। और जो फ्रूट्स थे कल्टीवार्स थे उनकी क्वालिटी, स्टोरेज क्वालिटी जो थी वो इम्प्रूव थी बिकॉज ऑफ थिकर पेरिकाप जो कि 1 से लेके 1.25 सेंटीमीटर तक वेरिड थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ और रेजिस्टेंस सोर्सेज को बताया गया है, जो कि पर्टिकुलर वेराइटी है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है और रिगार्डिंग द यील्ड कितना है, यानी ये वेराइटीज़ को डेवलप किया गया और उनमें इस तरह का रेजिस्टेंस डिजीजेस के लिए पाया गया, लाइक वर्टिसिलियम विल्ट, फिजोरियम विल्ट, वायरसेस, रूट नॉट निमाटोड्स एंड मैनी अदर्स। और यील्ड की जो वेरिएशन थी पर प्लांट इतनी देखने को पाई गई फॉर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कंडीशंस। देन यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ हैं और रेजिस्टेंस के सोर्सेज बताए गए हैं। वैरायटी है ट्रॉपिक और रेजिस्टेंट है वर्टिसिलियम विल्ट, फिजोरियम विल्ट, स्टेम फाइलम विल्ट, मोजाइक वायरस, अल्टरनेरिया स्टेम कैंकर। देन डोम्बेलो जो है टोबैको, मोजाइक एंड विल्ट वायरसेस, निमाटोड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और उनका जो फ्रूट वेट है वो इस तरह से वेरिएट करता है। एंड द डेज टू मैच्योरिटी जो है वो लगभग 50 से लेके 80 तक वेरिएड है। देन हार्वेस्टिंग, सीड्स को हम कब हार्वेस्ट करेंगे फ्रूट से, जब तक कि जो राइपन है, फ्रूट राइपन हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ हो और प्रॉपर कलर डेवलप हो जाए फ्रूट में, तभी हम मैच्योर सीड्स को हार्वेस्ट करेंगे। जनरली कौन से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करेंगे, जिन्हें हम मार्किंग की गई हो जिन फ्रूट्स की, यानी कि जहाँ पर पॉलिनेशन को कैरी आउट किया गया हो उन्हीं फ्रूट्स को हम हार्वेस्ट करेंगे। उसी तरह से कैप्सिकम की जो वेराइटीज़ हैं कौन से सूटेबल हैं पॉली हाउस के अंदर, तो सुपीरियर फ्रूट क्वालिटी हो, डिजायर्ड फ्रूट शेप, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस एंड अर्लीनेस। देन स्वीट पेपर की वेराइटीज़ को मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन सी वेराइटीज़ और कितनी ईल्ड जानी चाहिए, तो लगभग 1000 क्विंटल तक ईल्ड जा सकती है कैप्सिकम की वेराइटीज़ की, अगर हम अच्छी वेराइटीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर ग्रीन हाउस, जैसे कि ब्लॉकी फ्रूट्स हो, बेल शेप्ड, 4 लोब्ड वेराइटी जिन्हें हम कह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स की वेराइटी हो जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो एंड इवन ग्रीन कलर वेराइटीज़ ऑल्सो। देन जिनकी जो मार्केट में डिमांड है वो ज़्यादा है। देन कुकुम्बर की कौन सी वेराइटीज़ हैं जो सूटेबल रहती हैं पॉली हाउस के लिए, जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स हो, अर्लीनेस हो, प्लांट विगर ज़्यादा रहे, फ्रूट की शेप और सादा रहे एज कम्पेयर टू द अदर्स, और कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही हम वेराइटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। देन वाइड अडेप्टेबिलिटी हो, रेजिस्टेंस रहे अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस, वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। So here are the cucumber varieties like Marina, Fitness, Araman, Kalunga, फाइडेलो और बहुत सारी अदर वेराइटीज़ हैं जो कि कुछ पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ हैं, सूटेबल हैं ग्रीन हाउस के लिए। तो ऐसी कोई वैरायटी अभी तक डेवलप नहीं की गई है पॉली हाउस और इंडियन कंडीशंस में, बट जो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर वेराइटीज़ के ऊपर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पंतनगर में किया गया और 2 वेराइटीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर की वेराइटीज़ हैं, PCU CP-2 और PCU CP-3 डेवलप की गई। तो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की ये लाइंस हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया 300 सेशन से। तो इनमें जो जीन थी, PC जीन जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पार्थिनोकार्पी के लिए, और F जीन जो है वो गाइनोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड CP जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो शॉर्ट इंटरनोडल लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं, लाइन्स हैं, उन्हें सिलेक्ट किया गया, प्योर लाइन्स से उनकी सिलेक्शन की गई। देन बैक क्रॉसिंग, रिकरेंट ब्रीडिंग मेथड में, यानी कि वेरियस ब्रीडिंग मेथड से वेराइटीज़ को डेवलप किया गया और कमर्शलाइज किया गया इंडियन कंडीशंस में। देन यहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कुकुम्बर के। सिंगल फ्रूट वेट लगभग 650 ग्राम एंड एवरेज यील्ड कुकुम्बर 3 की 1605 क्विंटल पर हेक्टेयर और 1755 क्विंटल पर हेक्टेयर। पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर 2 की जो यील्ड है और जो प्लांट है वो सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
देन इस तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो इंडियन कंडीशंस के लिए सही हैं और सिर्फ फीमेल फ्लावर की प्रोडक्शन करती हैं। देन बीन और ब्रिंजल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए अंडर द सूटेबल कंडीशंस लाइक पॉली हाउस? हाई पॉड यील्ड, ब्रिंजल में हाई यील्ड। देन नॉन स्टिंग वैरायटी, लॉन्ग पॉड्स, फ्लैट और राउंड शेप के पॉड्स रहने चाहिए। अर्ली पॉड की हार्वेस्टिंग, पोल टाइप की वैरायटीज़। देन ऐसी वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया जाए जिनमें ज़्यादा क्लस्टर हो, प्राइमरी ब्रांचेस ज़्यादा रहें, फोटो सेंसिटिविटी रहे और वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, यानी कि डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट को जो रेजिस्टेंस है उनमें ज़्यादा हो। इस तरह की बीन्स की वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया जाए। उसी तरह से ब्रिंजल में सोलेनिन का कंटेंट कम हो, ऐसी वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया जाए। जनरली इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट की वैरायटीज़ को सिलेक्ट करना ही बेहतर रहेगा और वेरियस बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस से रहे वैरायटीज़ में। देन कुछ वैरायटीज़ जैसे कि सरदा मेलन, पूसा सरदा जो वैरायटी है 2015-16 में आइडेंटिफाई की गई और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इस प्रकार के थे कि वैरायटीज़ जो हैं सबसे पहले नेट हाउस में ग्रो की गई नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में और सूटेबल हैं और इनका जो वेट है 1.1 kg रहता है और हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं सरदा मेलन की जो वैरायटी है। और जो इसकी स्वीटनेस है यानी कि TSS ज़्यादा है जो कि 13.6 डिग्री ब्रिक्स है और लगभग 15 से 20 दिनों तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। देन अबाउट द पूसा सीडलेस कुकुम्बर 2 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी थी, यानी कि 40 से 45 दिनों में तैयार हो रही थी और पार्थिनोकार्पी गायनोशियस कुकुम्बर था जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सूटेबल है ग्रो करने के लिए और यूनिफॉर्म और डार्क वेराइटीज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंड्रिकल वेराइटीज़ हैं और एवरेज जो फ्रूट की जो लेंथ है वो 14 से 15 के बीच सेंटीमीटर के बीच है, विड्थ लगभग 3.5 सेंटीमीटर और इस तरह की जो वेराइटी थी उसका वेट 105 से 110 ग्राम वेट था। देन हार्वेस्टिंग कब की जाए फ्रूट वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए? टोमेटो में हार्वेस्टिंग पीरियड रहेगा 60 से 65 दिन आफ्टर पॉलिनेशन, फ्रूट का कलर जो है कंप्लीट रेड हो जाए। ब्रिंजल में 50 से 55 डेज आफ्टर पॉलिनेशन और जो फ्रूट की स्किन का कलर है वो येलो से येलोइश ब्राउन रहे। देन कैप्सिकम में हार्वेस्टिंग पीरियड रहेगा 60 से 65 डे आफ्टर पॉलिनेशन और फ्रूट कलर रेड और येलो हो जाए। देन कुकुम्बर में 30 से 35 डेज आफ्टर पॉलिनेशन और जो फ्रूट की स्किन का कलर हो वो येलो और ब्राउन रहे। मस्क मेलन में फुल स्लिप स्टेज जबकि क्रैक्स डेवलप हो एट द जंक्शन ऑफ फ्रूट पेडंकल तभी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। देन वाटरमेलन में लगभग 50 से 65 डेज आफ्टर पॉलिनेशन। देन स्क्वैश 45 टू 50 डेज आफ्टर पॉलिनेशन और जो पेडंकल हो वो ड्राई हो जाए एट द बेस। देन सीड को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम नाइलॉन बैग्स में, प्रॉपर क्रशिंग की जाएगी, इस तरह से क्रशिंग करेंगे बाय यूजिंग फीड्स एंड देन फर्मेंटेशन प्रोसेस से सीड को हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि सीड को ओपन प्लास्टिक के कंटेनर में रख के प्रॉपर स्टरिंग की जाएगी एंड जो फ्लोटिंग जो रिफ्यूज़ रहेगा उसे रिमूव करेंगे प्रॉपरली एंड रिपीटेड वॉशिंग करेंगे सो दैट कि एक क्लीन सीड मिले हमें। मैकेनिकल सीड एक्सट्रैक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं हम सीड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ डूइंग फर्मेंटेशन। इसमें हम 0.7% HCl का यूज़ करेंगे। देन प्योर सीड को हम कलेक्ट करेंगे फाइन मैश में और उसे वॉश करेंगे। देन सीड की हम स्टोरेज करेंगे एंड पैकेजिंग करेंगे एंड सीड को केयरफुली लेबल करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है लेबलिंग और सीड को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखेंगे जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% हो ताकि सीड में सीड बॉर्न डिजीजेस के चांसेस होने का खतरा कम रहे। देन एक्सपेक्टेड सीड यील्ड जो कि टोमेटो में और अदर वेजिटेबल क्रॉप्स में प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को पाई गई वो रही। टोमेटो में लगभग सीड यील्ड 150 से 200 kg पर हेक्टेयर, कैप्सिकम में भी सिमिलर एंड देन कुकुम्बर में 450 से 500 kg पर हेक्टेयर सीड यील्ड एंड मस्क मेलन में 250 से 300 kg पर हेक्टेयर, वाटरमेलन 200 to 300 kg per hectare, squash 500 to 700 kg per hectare and case of brinjal 200 to 400 kg per hectare. Seed production is good under the protected condition but there are some limitations to grow or to produce the seed under the protected condition. सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए जो कि कैपिटल इंटेंसिव है वो ज़्यादा रहती है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की और डिफ़िकल्ट है यूज़ ऑफ पॉलिनेटर को मेंटेन करना। देन सॉइल बॉर्न फंगस जो रहते हैं एक प्रॉब्लम रहती है और एक मेजर कॉज है, कंस्ट्रेंट है क्रॉप प्रोडक्शन को इनहिबिट करने का। देन जो हाई कॉस्ट है प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स की वो भी अफेक्ट करती है
प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर सीड प्रोडक्शन को, एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है और उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी एक कंस्ट्रेंट है, और एक इफ़ेक्टिव जो रिसर्च प्रोग्राम है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सीड को प्रोड्यूस करने का। देन देर आफ्टर कुछ एक सीड क्वारंटाइन या प्लांट क्वारंटाइन कस्टम्स रहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी जो अगर वो ना हो, क्वारंटाइन के प्रोसेसेस ना हो, तो जो सीड की जो क्वालिटी रहेगी वो इनहिबिट रहेगी, यानी कि इमास्कुलेशन, मैनुअल इमास्कुलेशन की जो टेक्निक्स हैं, केमिकल इमास्कुलेशन या फिर फिजिकल इमास्कुलेशन जब भी हम कर रहे हैं तो एक इफेक्टिव क्वारंटाइन का प्रोसेस होना इंपॉर्टेंट है, ताकि क्रॉप की इंप्रूवमेंट हो, सीड की प्रोडक्शन, हेल्दी सीड प्रोडक्शन मेंटेन रहे और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हो वो मेंटेन रहे। So thank you everyone.